हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक राय आपका हार्दिक स्वागत करता हूं हम अपने यूट्यूब चैनल पर। है ना। आज हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं। आज काफी महत्वपूर्ण टॉपिक भी है और आज आपको कुछ एक्स्ट्रा जानने के लिए भी मिलेगा। है ना, एग्रीकल्चर से संबंधित या एमएसपी से संबंधित। तो वो तो क्या है, वो हम आगे बात करेंगे कि एमएसपी क्या है, एमएसपी कैसे काम करता है या सरकार एमएसपी कैसे तय करती है ना। और अगर सरकार एमएसपी को अलाउ नहीं कर रही, वैध नहीं कर रही, तो उसके पीछे क्या लॉजिक है ना। तो हम पूरी बात समझेंगे कि किसान की जो प्रदर्शन है, किसान की जो मांगे हैं, ये सारी बातें हम इसमें डिस्कस करेंगे। क्लियर। तो शुरू करते हैं। पहला चीज तो यही है कि ये चर्चा में क्यों है कि पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी को वैध बनाने जैसी कई मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। है ना। यानी एमएसपी ही नहीं, एमएसपी के अलावा भी और भी मांगे हैं, 12 मांगे और भी है, उसको लेकर ये लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ये मांगे क्या है, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। प्रदर्शन की प्रमुख मांगे हैं, 12 सूत्री एजेंडा है। पहला तो यही है कि एमएस स्वामीनाथन का जो रिपोर्ट है उसको क्या किया जाए, अलाउ किया जाए। आपको बता दें कि एमएसपी पर एक रिपोर्ट आई थी, वो है एमएस स्वामीनाथन रिपोर्ट 2004 में। इन्होंने जो रिकमेंडेशन किया था उसी को ये लोग क्या कर रहे हैं, है ना, मांग कर रहे हैं कि इसको अलाउ किया जाए। आगे हम इस पर भी डिस्कस करेंगे। वही चीजें है। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के आधार पर सभी फसलों के लिए एमएसपी को वैध बनाना और किसी भी फसल के उत्पादन लागत से कम 50% अधिक एमएसपी तय करना। क्लियर है, वो चीजें समझेंगे। दूसरा इनकी मांगे है कि भारत को डब्ल्यूटीओ से हट जाना चाहिए, क्योंकि डब्ल्यूटीओ क्या कहता है कि जो किसानों को जो सब्सिडी मिलती है उसको ये बंद करने के लिए कहता है कि आप किसानों को सब्सिडी मत दीजिए। है ना। तो इसीलिए किसान की मांगे है कि आप डब्ल्यूटीओ से ही हट जाओ, जिससे आपका दबाव क्या हो, कम होगा। और सभी मुक्त व्यापार समझौते यानी एफटीए, है ना, और दूसरे देशों से जब हम एफटीए करते हैं तो क्या होगा कि एग्रीकल्चर पर जो क्या होता है कि जो टैरिफ है या किसी भी वस्तु पर जो टैक्स है वो जीरो हो जाता है ना। तो ये इसको भी ये बोल रहा है कि आप क्या कर दीजिए, क्या कर दीजिए, रोक दीजिए। दूसरा है कि किसानों और खेत मजदूरों के लिए जो है पूर्ण कर्ज माफी, है ना, आप माफी कर दीजिए जो भी कर्ज लिया है किसान, या पेंशन उनको देना शुरू कर दीजिए। मनरेगा के तहत प्रति वर्ष 200 दिन का रोजगार दीजिए। पहले अभी कितना है, 100 दिन है ना। और ये डेली कितना मिलना चाहिए इनको पैसा, 700 रुपए जो है ना, प्रति दिन के हिसाब से इनको पैसा देना चाहिए। अभी कितना मिलता है, 282 रुपए प्रति दिन मिलता है। क्लियर है। भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 को क्रियान्वयन किया जाए, यानी अधिग्रहण से पहले किसानों से लिखित सहमति और कलेक्टर दर से 4 गुना जो है मुआवजा देने का प्रावधान किया जाए। यानी जो सरकार क्या करती है कि कहीं पे रोड बनाती है या कहीं पे कोई भी कंस्ट्रक्शन वाला काम करती है, तो उससे जो रिलेटेड जो जमीन है उसको खरीदती है। तो ये जमीन तभी खरीदा जाएगा जब तक क्या किसानों ने क्या है कि अपनी सहमति ना दे दे। है ना, यानी जबरदस्ती आप नहीं कर सकते हैं। और जो अगर किसान ने दे दिया तो इनको मुआवजा कितना मिलना चाहिए, बेसिकली जो मार्केट रेट है उससे क्या है, लगभग 4 गुना। उसी को ही लिखा है कि कलेक्टेरिएट रेट का 4 गुना मिलना चाहिए। नेक्स्ट है, मिर्च और हल्दी जैसे मसालों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग होना चाहिए। क्लियर है। जल, जंगल और जमीन में मूलवासियों का अधिकार सुनिश्चित करना चाहिए, यानी जो भी जंगल है या जल है या नदी है, जितने भी लोग रह रहे हैं इससे आपको पूछना जरूरी है ना। यानी बिजली संशोधन विधेयक सरकार लाने वाली है, उसको खत्म कर दिया जाए। नकली बीज, कीटनाशक, उर्वरक बनाने वाली कंपनियों पर सख्त दंड और जुर्माने, है ना। बीज की गुणवत्ता में सुधार, ये भी लाना चाहिए। और क्या है कि 2020-21 के विरोध प्रदर्शन के दौरान मरने वाले किसानों के लिए मुआवजा का प्रावधान, कि आपको पता है कि उस समय बहुत सारे किसानों की क्या हुई थी, है ना, मृत्यु हो गई थी, क्योंकि ठंड में बहुत ज्यादा दिन तक ये लोग क्या है, बाहर ही रहे थे। तो ये है 12 मांगे किसानों की, है ना, वो चीजें समझते हैं। अब आगे हम बात करते हैं कि सरकार क्या कहती है इस पर। सरकार का राय समझ लेते हैं कि सरकार का क्या प्रतिक्रिया है। केंद्र ने किसान प्रदर्शन से बातचीत की
और कहा कि किसानों के साथ समझौते के बाद सरकारी एजेंसियां 5 साल तक दाल, मक्का और कपास एमएसपी पर खरीदेगी। अब यहां पर दो बातें समझना है कि सरकार क्या करती है कि 22 फसलों को क्या करती है, एमएसपी तय करती है। अब 22 फसलों में सिर्फ दो ही फसल को खरीदती है, वो है धान और एक है गेहूं। ठीक है, बाकी जो 20 फसल है उसको सरकार नहीं खरीदती है। ठीक है, अब इसमें से दो ही नहीं, ये दोनों तो खरीदेगा ही। अब सरकार बोल रही है कि हम दाल भी खरीदेंगे, मक्का भी खरीदेंगे, कपास भी खरीदेंगे। क्लियर है। हालांकि किसान संघ ने प्रस्ताव को खारिज कर दिया और फिर से वो क्या है कि दिल्ली चलो की ओर जो नारा है उनका, वो फिर से वो शुरू कर दिए थे, है ना। मेन मुद्दा है, मेन समस्या है एमएसपी का। तो सबसे पहले समझ ही लेते हैं कि एमएसपी है क्या। एमएसपी क्या है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस। एमएसपी वह लागत है जिस पर सरकार किसानों से फसल खरीदती है ना। बाजार की अनिश्चितताओं के बीच किसानों को उनकी उपज के लिए एक सुनिश्चित आय प्रदान करती है। क्लियर? ये सरकार तय करती है कि आपको जो गेहूं है वो मान लेते हैं 2200 रुपये क्विंटल, अगर जो है वो क्या है, एमएसपी तय किया है सरकार, है ना। तो आपका मन है तो 2200 रुपये में सरकार को बेच दीजिए, या अगर 2200 से ज्यादा अगर आपको मार्केट में मिलता है तो आप बेच दीजिए। इससे क्या होता है कि जो किसान की जो आय है वो निश्चित है कि आपका जो सामान है वो क्या है कि एक अच्छे दाम पर बिक रहा है। तो खैर वो तो आगे मुद्दा है। एमएसपी में जो है टोटल 22 फसल को जो है कवरेज किया गया है। खरीफ फसल है, रबी फसल और वाणिज्यिक फसलें हैं, है ना, कॉमर्शियल जो क्रॉप है। इनमें से जो है जो 7 अनाज टाइप की फसलें हैं, जैसे चावल, गेहूं, ये अनाज है। 5 दालें हैं, है ना, तिलहन है ना, सरसों वगैरह। कपास है ना, कच्चा जूट है और खोपरा को शामिल किया है। ठीक है, ये कब तय करती है सरकार? कि मौसम के बुआई के मौसम के शुरुआत में। जैसे मान लेते हैं अगर खरीफ फसल है तो खरीफ फसल का बुआई कब होता है ना, जून जुलाई में। ये जून में ही तय कर देगी कि धान की कीमत जो इस बार होगा वो कितना होगा। मान लेते हैं कि 2200 रुपये क्विंटल होगा या 2000 रुपये क्विंटल होगा, है ना। तो उसी वक्त होते हैं तय, है ना, जिस वक्त बुआई होता है। एक कौन तय करता है? एक सरकार का एक आयोग है जिसका नाम है कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिश के आधार पर, यानी इसका नाम है CACP। ये क्या करती है, ये रिकमेंडेशन करती है कि अब आप जो है यही अलाउ करती है कि हम 2200 रुपये जो है वो गेहूं का फसल जो है वो तय किए हैं, और उसी को क्या करती है सरकार मान लेती है। क्लियर है। यहाँ पर लिखा है कि इसे भारत के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों के कैबिनेट समिति द्वारा अनुमोदित किया गया है। क्लियर है। अब एक बात और समझ लेते हैं इसमें कि जब CACP मूल्य तय करता है कि CACP कि गेहूं का कीमत होगा 2200 रुपये प्रति क्विंटल, तो ये कैसे तय करती है, किन किन बातों को ये ध्यान में रखती है ना। ये भी बात होना चाहिए कि कीमत तय करने के लिए पहले कारकों पर विचार किया गया है। किन किन बात पर? कि आने वाला समय में क्या है कि वस्तु की जो है मांग और आपूर्ति कितनी होगी, यानी डिमांड एंड सप्लाई। अगर हम गेहूं की बात करेंगे तो गेहूं का डिमांड कितना होगा, सप्लाई कितना होगा, उस बात पर जो है वो निर्भर करता है। बनाने में कीमत क्या होगा, यानी इसको उपजाने में कितना पैसा लग सकता है। बाजार का मूल्य रुझान, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों मामले पर ध्यान दिया जाता है। अंतर फसल मूल्य क्षमता, यानी कि गेहूं के अलावा जो है और अदर जो फसल है जैसे धान है ना, मक्का है, उसका क्या कीमत हो सकता है। कृषि और गैर कृषि के बीच व्यापार की शर्तें, है ना। उत्पादन लागत का न्यूनतम 50% जो है वो मार्जिन होना चाहिए, यानी आपका जितना पैसा लगा है, अगर वो गेहूं को उपजाने में 100 रुपये मिला है तो आपको कितना कम से कम मिलेगा, है ना, 150 रुपये तो मिलना ही चाहिए। 50% मार्जिन। उपभोक्ता पर एमएसपी के संभावित प्रभाव, यानी उसका क्या प्रभाव पड़ेगा एमएसपी का, इस पर भी ये जो है क्या करती है, CACP तय करती है कि गेहूं की कीमत इतना होगी। जब ये अलाउ कर दिया तो इसी को सरकार क्या करती है, मानती है, और सरकार इसको अलाउ कर देती है। अब सवाल ये उठता है कि अगर एमएसपी से फायदा क्या है। नहीं, एमएसपी से क्या फायदा है कि बोल रहा है कि एमएसपी लाना चाहिए, एमएसपी लाना चाहिए। पहला चीज तो वही है
कि किसानों को ये है कि हमें जो है वो 2200 रुपये से कम में तो जो है क्या है कि गेहूं तो बिकेगा ही नहीं, 2200 रुपये तो मिलेगा ही मिलेगा, है ना। अगर 2200 रुपये से ज्यादा में कहीं बिक रहा है तो किसान वहां पे जाके बेचेंगे। तो आय से सुरक्षा प्रदान करता है, मूल्य स्थिरता सुनिश्चित होती है कि आपको इतना मिलेगा ही मिलेगा, है ना, वो भी टेंशन नहीं। उत्पादन को बढ़ावा मिलता है, जिससे किसान क्या करेंगे कि गेहूं ज्यादा उपजाएंगे, कि इनका जो बिक्री है वो सही से हो जाता है, दिक्कत ही नहीं। और खाद्य सुरक्षा, खाने के लिए भी क्या है, ये बेहतर विकल्प है। तो ये सब फायदा है किसके, एमएसपी के। इससे मुद्दा है, दिक्कत क्या है। एमएसपी अगर सरकार सभी फसलों पर देती है या अभी दो ही फसल पर दे रही है जैसे धान गेहूं पर, तो इसमें दिक्कत कहाँ है। पंजाब में विकृति फसल पैटर्न, पंजाब में दो ही चीज का खेती हो रहा है, गेहूं का और धान का, दूसरा चीज का फसल हो ही नहीं रहा है ना। यानी जो फसल का जो डाइवर्सिफिकेशन है, जो विविधीकरण है, वो समाप्त हो रहा है ना। अगर पूरे भारत में ऐसा ही हो जाए तो सिर्फ भारत में दो ही फसल उगेंगे, कौन सा, एक धान और गेहूं, है ना। उससे क्या होगा, जैव विविधता का क्या होता है, विनाश होता है, डाइवर्सिटी खत्म हो जाती है। उत्तर भारत में भूजल की कमी, है ना, मिट्टी के क्षरण और स्मोक जैसी जो है समस्याएं, पर्यावरण समस्याएं, पारिस्थितिकी की समस्याएं उत्पन्न होती है। जैसे अगर आप धान मान लीजिए, ज्यादातर लोगों धान ही उपजा रहे हैं, तो धान जो क्या होता है, इसमें पानी बहुत ज्यादा लगता है, और पानी कहाँ से होता है सिंचाई के लिए, वो नीचे से होता है बोरिंग के द्वारा। तो जो भूजल है ना, वो क्या हो रही है, कम हो रही है। इसीलिए आप देखे होंगे कि गांव में लेयर भाग रहा है ना। और जब पानी नहीं होगी तो मिट्टी का भी क्षरण क्या होगा, बेहतर होगा, ज्यादा होगा, है ना। और उससे क्या होगा है कि अलग तरह की समस्या उत्पन्न हो सकती है, जिसको हम पर्यावरणीय समस्या बोलते हैं। क्लियर है। तो ये तो दिक्कत है कि फायदा क्या है और नुकसान क्या है। अब बात ये उठता है कि एमएसपी तय होता कैसे है। अभी तक जो हम बात कर रहे थे कि एमएसपी कैसे तय होता है, और एमएस एमएस स्वामीनाथन ने क्या बोला है, ये सारी बातें हम कर लेते हैं। एमएसपी आपको पता ही है कि सीएससीपी तय करता है ये चीजें। ये तीन स्लाइड में बात करता है, पहला, दूसरा, तीसरा। ए टू, ए टू क्या कहता है, किसान जो कैश खर्च करता है ना, कैश। और दूसरा है कि किसान वो खर्च करता है जो उनको खर्च हुआ है बीज खरीदने में, फर्टिलाइजर खरीदने में, है ना। जो अगर लेबर हायर्ड किया है उसको में, फ्यूल में, इरिगेशन में, जो भी खर्च हुआ है वो खर्च को जोड़ देता है ना। यानी जो आपने कैश खर्च किया, और प्लस आपको जो है उसको बोलते हैं वस्तुगत व्यय, है ना, जो आप जो है ना, यानी कृषि के लिए आपने जो एक्स्ट्रा खर्च किया है। ए टू में यही चीज है। दूसरा है A2+FL, एफएल का मतलब है फैमिली लेबर। जैसे आप वो उसमें काम कर रहे हैं तो आपको पैसा भी मिलना चाहिए ना, कि अगर आप बाहर काम करते तो आपको 500 रुपये 800 रुपये मिलता है डेली, तो उसको भी इसमें जोड़ा गया है। C2 क्या है, A2 और FL तो है ही, प्लस जो जमीन पर आपने क्या किए हैं, खेती कर रहे हैं, है ना, तो उसको भी क्या मिलना चाहिए, उसका भी रेंट मिलना चाहिए ना। अगर मान लेते हैं कि कोई और आपका जमीन जो 1 बीघा है, कोई और खेती करता, तो वो आपको बदले में रेंट तो देता, है ना, है ना। तो वही चीज इसमें C2 में जोड़ा गया, यानी C2 में क्या जोड़ा गया, A2+FL और प्लस रेंट, जो जमीन का रेंट है, वो चीजें हैं। और A2 में क्या है कि जो खर्च किए हैं आप, और FL का मतलब ये फैमिली, है ना। यही चीजें यहाँ पर है। 2004 में डॉक्टर स्वामीनाथन की अध्यक्षता में गठित राष्ट्रीय किसान आयोग ने C2+50%, C2 पर 50% की सिफारिश की थी। कितना देना चाहिए सरकार को, C2 का मतलब क्या हुआ है कि ये टू कितना खर्च किया है किसान, प्लस FL फैमिली लेबर जो आप वहां पे काम कर रहे हैं, और प्लस क्या है कि जो रेंट है ना, ये मिलना चाहिए। लेकिन सरकार दे कितना रही है, A2+FL का 50%, यानी इसका 50% दे रही है। किसान किसकी मांग कर रहे हैं, इसकी मांग कर रहे हैं। समझ रहे हैं अंतर, है ना। तो ये महत्वपूर्ण चीजें हैं। नेक्स्ट है कि अब इससे अगर मान लेते हैं कि सरकार एमएसपी को वैध कर देती है, तो उसमें दिक्कत क्या आ सकता है, तो थोड़ा सा हम ये बात कर लेते हैं। पहला है कि खरीद और भंडारण में बाधाएं आती है।
है ना। सबसे पहले कि अगर सरकार क्या है बहुत सारा सामान को खरीद लेगी तो रखेगी कहाँ, है ना। ये चीजें हैं। यहाँ है फसलों की खरीद, भंडारण, है ना, विपणन में चुनौतियां का सामना करना पड़ेगा, है ना, ये भी समस्या है। दूसरा है पैसा भी ज्यादा लगेगा, आर्थिक प्रभाव जो हम बात कर रहे हैं वो ज्यादा होगा। गुणवत्ता, क्वालिटी कैसे होगा, कौन सा फसल को खरीदेगा, किसका गुणवत्ता कितना फिक्स होगा, ये भी दिक्कत होगा। निजी व्यापारी इसका विरोध कर रहे हैं, है ना, कि अगर सरकार ही खरीद लेगी तो फिर प्राइवेट प्लेयर का क्या होगा, है ना। उससे मुद्रास्फीति के भी क्या होती है, समस्या आ सकती है। कि जैसे क्या होता है कि अगर मान लेते हैं कि सरकार बहुत महंगे पर खरीद ले, तो क्या होगा कि गेहूं का कीमत अगर 2200 रुपये प्रति क्विंटल खरीदा है, 22 रुपये केजी खरीदा है, तो मार्केट में कितना मिलेगा, 22 से ज्यादा ही मिलेगा। अगर 25 में खरीदा है तो 25 से ज्यादा मिलेगा। तो क्या होगा, मुद्रास्फीति ज्यादा होगा, इन्फ्लेशन ज्यादा हो सकता है। इन्फ्लेशन का तो और भी फैक्टर है, लेकिन वो बात हम यहाँ डिस्कस नहीं करें। प्लस फसल विविधता, है ना, जैसा कि बताया कि अगर जितना सरकार फसल खरीदते हैं सिर्फ उसी का ही क्या करेंगे, लोग क्या करेंगे, उत्पादन करेंगे, क्योंकि ये इजीली बिक जाता है। जैसे अभी धान और गेहूं का उत्पादन ज्यादा हो रहा है ना। तो ये एक समस्या है जो सरकार इसको क्या कर रही है, मना कर रही है। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज इसमें अब ये आता है कि सिर्फ दो ही जो स्टेट है ज्यादातर, जैसे पंजाब और हरियाणा के किसान ही क्यों विरोध कर रहे हैं, है ना। तो थोड़ा सा हम इस पर बात कर लेते हैं कि जैसे जो पंजाब और हरियाणा, है ना, यानी अगर हम पूरे देश की बात करेंगे तो ओनली जो है उस 6% किसान ही एमएसपी पर अपना जो सामान है वो बेच पाते हैं पूरे देश में, समझ रहे हैं। यानी जो 94% किसान ऐसे भी एमएसपी पर जो है वो अपना जो क्या है, अपना सामान नहीं बेच पाते हैं। कहाँ बेच पाते हैं, वो प्राइवेट प्लेयर के पास, है ना, गांव में जो महाजन घूमते रहता है उसके पास बेचते हैं। लेकिन ये जो 6% बेचते हैं उनमें से लगभग, जैसे अगर गेहूं और धान, ठीक है, तो गेहूं लगभग जो है ना, कितना 70% किसान गेहूं, और जो 85% धान जो है ना, ये दोनों जो है कहाँ, ये हरियाणा और पंजाब के किसान ही बेचते हैं। यानी ये जो 6% में 85% जो धान की खरीद होती है वो कहाँ से होती है, वो पंजाब और हरियाणा से होती है। और 70% जो गेहूं की खरीद होती है वो कहाँ से होती है, वो क्या चीज से होती है, पंजाब और हरियाणा से होती है। क्लियर। तो इसीलिए जो है एमएसपी के लेकर यही जो किसान है वो ज्यादा हंगामा कर रहे हैं कि मिलना चाहिए, वैध होना चाहिए, है ना। क्योंकि अभी जो एमएसपी मिलता है वो कहीं पे आर्टिकल में लिखा हुआ नहीं है, कहीं कानून में लिखा नहीं हुआ है, तो ऐसे ही जो है चल रहा है। तो किसान को एक डर है कि आने वाला समय में जो है एमएसपी को समाप्त ही ना कर दिया है। तो इससे जरूरी यह है कि आप कानून में ही लिख दीजिए कि एमएसपी कभी खत्म होगा ही नहीं होगा, है ना। तो ये भी एक डर है ना। तो ये सारा समस्या जो है इसमें शामिल है। क्लियर।